माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम बात किए थे सिस्टम एनालिस्ट के बारे में और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, आज का जो ये लेक्चर है इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, उसी के बारे में आज डिटेल्स में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए, तो 4 तरीके के स्किल्स या हम कह सकते हैं नॉलेज, ठीक है, किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए जरूरी है। जिसमें पहला नॉलेज है एनालिटिकल स्किल, ठीक है। दूसरा है टेक्निकल स्किल, ये पहला एनालिटिकल स्किल्स हो गया, एनालिटिकल स्किल। दूसरा है आपका टेक्निकल स्किल और तीसरा है मैनेजमेंट स्किल और चौथा इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, ये 4 तरीके का स्किल किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम इस चारों स्किल को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्किल है आपका एनालिटिकल स्किल। अब एनालिटिकल स्किल को भी 4 तरीके से 4 सेट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल को भी हम 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला है सिस्टम स्टडी। सिस्टम स्टडी के अंदर में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, है ना, कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो उसका वर्क असाइनमेंट कैसा होगा, कौन कौन सा काम होगा उसमें, उस सिस्टम के अंदर में इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग बॉडी उसके कौन से होंगे, आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम स्टडी। सेकेंड नंबर है, देखिए इसमें जो पॉइंट लिखे हुए वही चीज लिखे हुए हैं, इट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वर्क असाइनमेंट। कंपनी के अंदर में वर्क क्या होगा, है ना, इसके बारे में वो आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में बात करेगा। वो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में इनपुट क्या जनरेट होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, है ना, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है, सिस्टम स्टडी कहलाता है। दूसरा नंबर है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज मतलब होगा कि उस इन्वायरमेंट का, उस सिस्टम के अंदर में जो भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नेचर कैसा होगा, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होगा, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। ठीक है, ये सारा आता है किसके अंदर में, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के अंदर में। 2-3 पॉइंट हम यहाँ से ले लिए हैं, देख लीजिए आप। हाउ वर्क ऑफिशियली गेट डन इन ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई भी काम को किस तरीके से किया जाता है, कैसे काम होता है ना, इस चीज के बारे में डिस्कशन करना, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना, अभी हम बात कर रहे थे। तीसरा नंबर है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि मार्केट में तो आज का दौर जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उस कंपटीशन को कैसे फेस करता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करना, उस चीज को समझना, या कंपनी का क्या रेगुलेटरी है ना, उसका अप्रूवल क्या है। ठीक है, ये सारे चीजों को समझना, किस पोस्ट पे कौन से पर्सन वर्क कर रहे हैं, उनका क्या पोजीशन है, उनका क्या लिमिटेशन है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारे चीज को समझना ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। हम उसी की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी भी वर्क को करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाता है। टैक्टिक्स क्या होता है आपको हम बताए होंगे आपको पिछले लेक्चर में, है ना, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 3 तरीके के स्टाफ्स वर्क करते हैं। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरे होते हैं ऑपरेशनल स्टाफ। ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहने का मतलब एक ऐसा डिसीजन जो रूल ऑफ थंब के बेस पे लिया जाए। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, एक झटके में कोई भी डिसीजन ले लेना, इसका डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कैसा डिसीजन लेते हैं, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, टेक्टिकल डिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम लिखे हुए हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी भी वर्क को करने का क्या स्ट्रेटजी होगा, है ना, कि क्या क्या टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर में आएगा क्या, कि जो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आया है, ठीक है, तो उसके बारे में उस सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है। अगर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, मतलब किसी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, या अपकमिंग प्रॉब्लम क्या आ सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना नहीं है ना, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देना, एनालिसिस करना कि अगर ये प्रॉब्लम अकर हुआ है तो उसका एनालिसिस करना कि किस किस तरीके से इसको, कौन कौन सा मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड हम इसमें लगाएं ताकि मेरी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाए और कम से कम बजट में ही वो हो जाए। यही सारे चीज़ को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स, जो पहला स्किल्स है किसी भी सिस्टम एनालिस्ट का। ठीक है, आई थिंक सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा ये एनालिटिकल स्किल्स वाला, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा टेक्निकल स्किल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स के अंदर में ये चीज़ आ सकता है, ये चीज़ आ सकता है क्या, यही चीज़ आता है कि मार्केट के अंदर में अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, दूसरी बात कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या लिमिटेशन है, ठीक है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप्स हो सकता है, ये उसके पास स्किल्स होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो पर्सन, जो सिस्टम एनालिस्ट किसी भी सिस्टम के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि जो वर्क असाइन किया गया है सिर्फ वही वर्क को वो करेंगे, उसके अलावा उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके अंदर ये भी स्किल्स होना चाहिए कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट पे, उस सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट पे जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उनसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना और नए टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज गेन करना, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च हो रही है और वहाँ से सीख के अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो और इन्हांस हो जाए और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कुछ पॉइंट हम बोर्ड पे भी लिखे हैं, वन बाय वन आपको वो भी हम बता देते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इज टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देयर पोटेंशियल एंड देयर लिमिटेशन। इसी की हम बात कर रहे थे कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं तो उसके सिस्टम एनालिस्ट को ये समझना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में चल रहा है, इसके बारे में उनको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, उसके पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का क्या लिमिटेशन है, उसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सिस्टम एनालिस्ट नीड टेक्निकल स्किल नॉट ओनली टू परफॉर्म टास्क असाइन टू हिम हर। मतलब ऐसा नहीं है कि जो उनको वर्क असाइन किया गया है सिर्फ उसी से रिलेटेड उनको टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे नीचे लिखा हुआ बट ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल विद हु वर्क्स इन सिस्टम डेवलपमेंट। इसके अलावे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम डेवलपमेंट का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनसे टाइम टू टाइम उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे ये उनको पता चलेगा कि मार्केट में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, ताकि वो अपने आप को भी अपग्रेड कर पाए और सिस्टम में, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीख के अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, है ना, वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, द टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट मस्ट बी अपडेटेड टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आप एक टेक्नोलॉजी सीख लिए और वही होल लाइफ आपका काम करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जावा के ऊपर में वर्क करते हैं तो वो होल लाइफ जावा ही चलने वाला है आपका। ठीक है, मार्केट में क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दूसरे तीसरे महीने पे टेक्नोलॉजी चेंज कर जा रही है, तो आपको भी उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम के नहीं रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना, ये सब टाइम टू टाइम चेंज होने वाला चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो ट्रेडिशनली पढ़ाई करके आ रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट में तो डिजीज डेली न्यू टू न्यू आ रहे हैं, न्यू फेस करना पड़ा है। जैसे अभी कोविड के टाइम में हम लोग फेस किए, तो अगर R&D पे खर्च ना किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च ना किया जाए, तो फिर क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल होंगे वो ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन कंप्यूटर सिस्टम में भी जरूरी है ना। जो सिस्टम एनालिस्ट है उनके नॉलेज में भी जरूरी है टाइम टू टाइम अपग्रेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज कर जाएंगी। अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो फिर वो किसी काम के लायक नहीं बचेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ही नहीं, वहाँ से टर्मिनेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका
सेकेंड स्किल्स है टेक्निकल स्किल्स। अब तीसरा पॉइंट है आपका मैनेजमेंट स्किल्स, उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर भी 4 पॉइंट को यहाँ से हम ले लिए हैं, वन बाय वन आपको बताते हैं, जिसमें पहला नंबर है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर में पहला पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कंजम्पशन क्या क्या चीज़ का होगा, क्या क्या चीज़ यूजेज होगा। जैसे हार्डवेयर के टर्म में बात करेंगे, हम सॉफ्टवेयर के टर्म में हम बात करेंगे, हम एम्प्लॉय के टर्म में बात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय कोडिंग सेक्शन के लिए चाहिए, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेस्टिंग सेक्शन के लिए चाहिए, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेशन टीम के लिए चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ के हम बारे में बात करेंगे किसमें, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में। यहाँ 3-4 पॉइंट हम ले लिए, आप इसको समझिए। पहला है प्रिडिक्टिंग रिसोर्स यूजेज। ठीक है, क्या क्या रिसोर्स का यूज पड़ सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इसको प्रिडिक्ट करना, इसका पता लगाना। दूसरा नंबर है ट्रैकिंग एंड अकाउंटिंग फॉर रिसोर्स कंजम्पशन। रिसोर्सेज का खर्च कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा। जैसे एम्प्लॉय हैं, तो अगर हम मान लीजिए किसी बड़े साइज का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको टीम भी बड़ा रखना होगा। टीम बड़ा रखना होगा तो आपको ये पता लगाना होगा, आपको ये चीज़ ट्रैक करना होगा कि एनालिसिस वाले टीम में हम कितने बंदे को रखें, डिजाइनिंग वाले टीम में हम कितने एम्प्लॉय को रखें। ठीक है ना, ये सारा काम किसका है, ये टीम तैयार करना ही काम किसका है, सिस्टम एनालिस्ट का काम है। तो यही चीज़ लिखा है कि ये ट्रैक करना कि रिसोर्स कंजम्पशन क्या क्या होगा। रिसोर्स कहने का मतलब ये एम्प्लॉय के टर्म में हम बात करें, या हार्डवेयर के टर्म में हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सा पर्टिकुलर हार्डवेयर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में या इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने में लग सकता है। इस चीज़ को ट्रैक करना, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा, लर्निंग हाउ टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मतलब कम रिसोर्सेज के अंदर में ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, इस चीज़ का मैनेजमेंट करना भी रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर, इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यूज। जो भी क्वालिटी आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्डवेयर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, कम प्राइस में कौन सी कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा होगा, इस चीज़ को मैनेज करना भी रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में आ सकता है। तो ये 4 पॉइंट आपको रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, इसी मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम समझने के लिए एक सिंगल वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट कॉर्व कहते हैं। ठीक है, अब पोस्ट कॉर्व में हर एक वर्ड का अपना कुछ मीनिंग है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। जैसे पी फॉर यहाँ से प्लानिंग आता है किसी भी चीज़ का, है ना, प्लानिंग करना, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर प्लानिंग करना, वो मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, है ना, वो मतलब ऑर्गेनाइजिंग। एस मतलब स्टाफिंग, स्टाफ का मैनेजमेंट करना, ये स्टाफिंग। डी मतलब डेवलपमेंट कैसे उसका होगा, इस चीज़ को मैनेजमेंट करना। सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, है ना, कहीं किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उस चीज़ को उनको बताना, ये कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है। आर मतलब होता है रिपोर्टिंग, टाइम टू टाइम उनसे रिपोर्ट लेना कि डेवलपमेंट कितना मेरा हुआ है, कितना मेरा बाकी है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। और बी लास्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग फिक्स करना, बजट फिक्स करना कि इस पर्टिकुलर बजट के अंदर में हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे ताकि मेरा कंपनी का बेनिफिट इतना होगा, है ना, और हम लोग रिसोर्सेज पे इतना खर्च करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, ये एक सिंगल वर्ड के थ्रू, है ना, डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग पोस्ट कॉर्व कहते हैं। आई थिंक हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का दूसरा लेक्चर आप देखिएगा तो इसी के बारे में, पोस्ट कॉर्व के बारे में डिटेल से हम आपको बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके इस पोस्ट कॉर्व को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो हम शॉर्ट में आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या रिस्क आपको कवर करना पड़ सकता है ना। रिस्क कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल हो के वो मार्केट में रहे ही ना, बात समझ रहे हैं ना, या टाइम कंजम्पशन, उसको बनाने में टाइम लग सकता है, ठीक है ना, या उसको बनाने में बजट कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ का एनालिसिस करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के अंदर में क्या होगा कि अगर किसी टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी मैनेजमेंट पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, तो ये सारा हो जाएगा मैनेजमेंट स्किल्स सिस्टम एनालिस्ट का। ठीक है, अब लास्ट नंबर बचा इंटरपर्सनल स्किल्स, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। फोर्थ नंबर आपका है इंटरपर्सनल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल जो होता है, इसमें उस पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके पर्सनल, है ना, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल के बारे में, है ना। इंटरपर्सनल स्किल में मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में
बोलने का क्षमता होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए ताकि वो पूरे ग्रुप को लेके चल सके। ठीक है, उसके अंदर में किसी बिजनेस मीटिंग में बोलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, किसी बिजनेस एनालिटिक्स को लिखने के लिए उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, किसी बिजनेस राइटिंग को करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला चाहिए, है ना, एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए कि अगर टीम में कोई मेंबर डीमोटिवेट हो रहा हो तो उसको एक टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, उसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करे ताकि उसका भी हौसला बना रहे और वो कंपनी में अच्छे से काम करता रहे। तो ये सारा ही गुण किसके अंदर में आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर में आता है ना। एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से कितना वर्क उससे लेना है ना, क्या एक्सपेक्टेशन है उस सारे एम्प्लॉय से, उसको मैनेजमेंट करना, तो ये सारा इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर में आता है। ठीक है, हम 3-4 पॉइंट को यहाँ से लिए हुए हैं, आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर में बिजनेस स्पीकिंग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाना, उसको एक्सप्लेन करना, ये पहला गुण होना चाहिए। बिजनेस राइटिंग, अगर एक समरी के रूप में लिखना हो, रिपोर्ट बनाना हो, है ना, कंपनी को सबमिट करने के लिए या सीईओ को सबमिट करने के लिए, तो रिपोर्टिंग अच्छे से डन करे, ये इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आ सकता है। इंटरव्यूइंग मतलब एचआर टीम के अंदर में अगर मान लीजिए कस्टमर से इंटरव्यू करना होगा, इंटरव्यू किस चीज़ के लिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ठीक है ना, उसका इंटरफेस कैसा चाहिए, क्या क्या आपका इनपुट हो सकता है, ये सारा चीज़, तो यूजर से क्वेरी को कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने में वो अच्छा हो। लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, है ना, जब तक अगर कोई अच्छा वर्क तब तक परफॉर्म कोई भी आदमी नहीं कर सकता है जब तक कि वो अच्छा एक लिसनर ना हो। अच्छा लिसनर ही क्या करेगा, सारे चीज़ को कलेक्ट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सारी चीज़ को सुन के तब इम्प्लीमेंटेशन करेगा उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में, तो प्रोडक्ट आपका अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ है। टेक्निकल डिस्कशन, टेक्निकल राइटिंग, इसकी अभी हम पीछे ही बात कर रहे थे टेक्निकल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ। दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वर्किंग एलोन एज वेल एज इन अ टीम, एक ऐसा पर्सन जो अकेला भी काम करने का क्षमता जिसके अंदर में हो, ठीक है, और जो टीम वर्क में भी बिलीव करता हो, है ना, तो वो सिस्टम एनालिस्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है, हम एक दिन क्या हुआ, एक आपको हम एग्जांपल बताते हैं। एक दिन हम गए किसी शॉप पे, ठीक है, तो संडे था इत्तेफाक से उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ कि कंपनी का उस दिन कोई भी उस मतलब पर्टिकुलर शॉप का कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। ठीक है, कार्टेज रिफिल कराना था, उसी के लिए हम गए थे। प्रिंटर का कार्टेज होता है, इंक होता है रिफिल कराने के लिए, तो वही हम रिफिल कराने गए थे। तो संडे का इत्तेफाक से वो दिन था और दुकान में कोई भी आदमी नहीं था। तो दुकान का ऑनर बोला कि भैया 5 मिनट वेट कर लीजिए, हम इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, तो हम बोला कि कोई स्टाफ आएगा इसको फिल करेगा, और कंपनी का वो मतलब उस पर्टिकुलर शॉप का वो ऑनर, तो पर डे जाते थे, नॉर्मल डे में कभी जाते थे तो शॉप का जो भी स्टाफ रहता था वो फिलिंग करता था, लेकिन उस दिन चूंकि संडे था तो कोई था नहीं। तो कुछ देर के बाद देखे कि वो खुद से फिल करने लगा। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो इस पोजीशन पर बैठा हुआ है और खुद से इतना छोटा सा काम कर रहा है। तो जब हम उससे इस चीज़ के बारे में उससे पूछे तो वो बताया कि भैया ऐसा नहीं है कि अगर हम इस पोजीशन पे पहुंच गए तो हम ये काम नहीं कर सकते, हम जहाँ से चले हैं वो बिल्कुल हमको याद है, हम वहीं से स्टार्टिंग किए थे तब हम जाके यहाँ तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बात समझ रहे हैं ना। आजकल क्या होता है, आज के समय में ये चीज़ लोग बोलते जा रहे हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है, उनका क्या रूट है, इस चीज़ को आदमी बोलते जा रहे हैं, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं ये चीज़ झलकता है। समझ गए ना, कहीं ना कहीं ईगो झलकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी पर्सन के अंदर में तो एक अच्छा व्यक्ति वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे कहानी याद आ गया तो हम शेयर कर दिए। नेक्स्ट नंबर है आपका गुड लीडर, एक अच्छा लीडर होना चाहिए। लीडर, है ना, लीडर पावर अगर किसी के अंदर में होगा, सबको मैनेज करने की क्षमता होगी सारे एम्प्लॉय को, तभी वो एक अच्छा सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, जिसकी अभी हम पीछे ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपका था। स्किल, किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के अंदर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। 4 स्किल हम आपको बताए। पहला स्किल क्या बताया, एनालिटिकल स्किल। दूसरा स्किल क्या बताया, टेक्निकल स्किल। तीसरा स्किल क्या बताया, मैनेजमेंट स्किल। और चौथा क्या बताया, इंटरपर्सनल स्किल। तो इंटरपर्सनल स्किल उस पर्टिकुलर पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में बात करता है। तो ये सारा चीज़ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक इसको आप नोट कर लेंगे, जो सारा हम पॉइंट बताए हैं आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको सारा चीज़ ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।